वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनुष्य में पोषण। देखिए, मनुष्य में जो पाचन होता है, जो पोषण होता है, वो किस तरीके से होता है, सारे का सारा आपको इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। बहुत ध्यान से आपको अच्छे से ये वीडियो देखना है। सिर्फ एक बार ये वीडियो आप देखेंगे, आपको सारे का सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा बायोलॉजी का तीसरा वीडियो होने वाला है, यानी पहले के 2 वीडियो बायोलॉजी के हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, बायोलॉजी का हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन इसके जो वीडियो आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे, यानी 10 मिनट 12 मिनट इस तरह के। तो डेली के डेली आपको एवरीडे रात को 8 बजे आपको इसका एक वीडियो मिलने वाला है बायोलॉजी का। उत्तराखंड वन द रॉक की जो सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स का भी कंप्लीट होने वाला है। अब हमारा टारगेट यानी हमारा जो फोकस रहेगा वो बायोलॉजी पर ही रहेगा। तो बात करते हैं मनुष्य में पोषण की। आहार नाल एक लंबी नली होती है। देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये होता है, ये हमारा इस तरह से, इसमें क्या होता है, पोषण होता है। तो हमारा जो पाचन स्टार्ट हो जाता है वो मुख से हो जाता है। ये होती है ग्रेसिका। ये इसी को आहार नाल भी कहते हैं, जो ग्रेसिका होती है। इससे पहले अमाशय में जाता है, अमाशय से अग्नाशय में जाता है, अग्नाशय से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से मल द्वार के द्वारा जो भोजन होता है वेस्टेज वो निकल जाता है। तो ग्रेसिका ये हमारी होती है, ग्रेसिका, जिसको क्या कहते हैं, इसी को आहार नाल भी कहते हैं। ये यहाँ से खाना खाते हैं इस तरह से, ये होता है। तो आहार नाल एक लंबी नली होती है जिसका विस्तार कहाँ से होता है, मुंह से गुदा तक होता है। यानी पूरे का पूरा जो हमारा आहार नाल में क्या आ गया, जो हमारी ग्रेसिका आ गई, मुंह आ गया, अग्नाशय आ गया, है ना, आमाशय आ गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद गुदा, ये सभी मिलाकर क्या बनते हैं, आहार नाल कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंह या मुख गुहा के बारे में। भोजन को मुख में दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथि से निकलने वाली लार भोजन में मिल जाता है। एक बात और, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोजन का पाचन क्रिया जो होती है हमारी, वो कहाँ से शुरू होती है, तो मुख से पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्योंकि पूरे आहार नाल का सिस्टम है कहाँ से, मुंह से लेकर गुदा तक, मुंह से लेके गुदा तक। तो इसको चबाया जाता है, दांतों से तोड़ा जाता है और इसमें लार मिल जाती है। अब देखिए, लार में क्या होता है, लार में 99.5% क्या होता है, जल होता है। इसमें श्लेष्म होता है, टाइलिन होता है, टाइलिन का दूसरा नाम लार एमिलेज भी है। ये एक एंजाइम होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, टाइलिन होता है, ध्यान रखना, टाइलिन एवं लाइसोजाइम होता है। अब इनके कार्य क्या क्या होते हैं। जल क्या करता है, भोजन को गीला करता है, यानी जो लार में जल होता है ये भोजन को गीला कर देता है। और श्लेष्म भोजन को चिकना कर देता है, जिससे भोजन को चबाने और निगलने में आसानी होती है। आपने देखा होगा जो हमारी लार होती है इसमें चिकनापन होता है, तो चिकने की वजह से हम भोजन को आसानी से निगल सकते हैं। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है, यानी जो टाइलिन होता है एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, ये स्टार्च को क्या बदल देता है, माल्टोज शर्करा में। लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, यानी खाने में जो जीवाणु वगैरह, जो बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, इसको कौन नष्ट करता है, लाइसोजाइम नष्ट करता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में सहायता मिलती है, यानी जो हम भोजन को टेस्ट करते हैं ये भी किसकी हेल्प से हो सकता है, लार की। मनुष्य में मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। देखिए, छोटी छोटी तो बहुत सारी कोशिकाएं होती है, लेकिन 3 जोड़ी जो बड़ी होती है, एक होती है पैरोटिड ग्रंथि, एक होती है सबमेंडिबुलर ग्रंथि, एक होती है सब लिंगुअल ग्रंथि। तो ये 3 होती हैं, पैरोटोडिट लार ग्रंथि, सब मेडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तो ये 3 ग्रंथियां होती हैं। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका, या जो ग्रसिका मैंने आपको दिखाया था ना डायग्राम में, ये मुंह से है। अब मुंह से भोजन कहाँ तक आएगा, अमाशय तक आएगा, ये है अमाशय। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, ये है मुख और मुंह से कहाँ तक आएगा, अमाशय तक, यहाँ तक। तो ये किसके द्वारा आता है, ग्रसिका द्वारा। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि मुंह से जो भोजन होता है
ये आमाशय तक किसके द्वारा आता है? तो ग्रसिका के द्वारा आता है। किसके द्वारा? ग्रसिका के द्वारा आता है। तो मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय भोजन में यानी भोजन के आने पर क्या होता है? फैल जाता है। इसकी पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। जो पाचक रस होते हैं, जिसे पाचन या पाचक एंजाइम भी आप कह सकते हैं, इसके साथ क्या करती है? भोजन को मिक्स कर देती है और ये क्या होता है? फैल जाता है, बड़ा हो जाता है जब खाना खाते हैं। तो हमारे आमाशय की जठर ग्रंथियां, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा होता है? HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एकमात्र अम्ल होता है। तो ये क्या करते हैं? जो जठर ग्रंथियां होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है? ये पेप्सिन, ये प्रोटीन पाचक होता है और श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। किसका? श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। अब बात करते हैं जो अमाशय होता है, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, यानी HCl की क्या भूमिका होती है, किस तरह से ये भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यह जठर रस को अम्लीय बनाता है। पहला काम, जो जठर रस निकलता है उसको क्या बना देता है? ये अम्लीय बना देता है। प्रोटीन पाचक निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। यानी प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। और ये पेप्सिन बनता कैसे है? HCl की उपस्थिति के कारण ही जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है, ये HCl के साथ यानी HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदलता है और यही पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जो जीवाणु बच जाते हैं हमारे मुंह से नष्ट होने से, है ना, लाइसोजाइम द्वारा, वो पेट में जाने के बाद, आमाशय में जाने के बाद नष्ट हो जाते हैं। किसके कारण? HCl के कारण। अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है। क्या करता है? सड़ने से रोकता है। अम्ल के कारण अस्थियां आदि कठोर पदार्थ घुल जाते हैं या फूल जाते हैं, जिससे इनका पाचन सुगमता से होता है। यानी जैसे अगर हम कोई कठोर पदार्थ खा लेते हैं अपने खाने में, जैसे अभी धान की रोटी होती है ना, चावल की, वो थोड़ी हार्ड होती है, उसको हमने खा लिया, या कोई हार्ड चीज़ हमने खा ली, तो उसको क्या होता है? डाइजेस्ट करने के लिए जो अम्ल होता है, अम्ल के कारण वो फूल जाते हैं, जिससे क्या होता है? जब फूल जाते हैं तो उनका जो डाइजेशन होता है वो आसानी से हो जाता है। श्लेष्मा या म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। यानी आपको पता है, देखिए HCl क्या है? एसिड है, अम्ल है। और आपने देखा होगा जब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो खट्टी डकार आती है, पेट में जलन होने लगती है। तो अगर ये आमाशय की दीवार जो होती है, जो लेयर होती है, इस पर लगेगा अम्ल, तो क्या होगा? इस पर यानी क्या होगा? इस पर छाले पड़ सकते हैं। ये क्या हो सकता है? इसको क्षति पहुंच सकती है। तो HCl से जो आमाशय होता है, इसकी सुरक्षा कौन करता है? श्लेष्मा या म्यूकस करता है। ये यहाँ पर एक परत बना देता है, जिससे HCl आमाशय के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता। बात करते हैं आमाशय में उपस्थित पाचक एंजाइमों के कार्य, यानी किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्या इनका प्रोसेस होता है। तो मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए गए अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को कोशिकाएं इसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। यानी जो हम खाना खाते हैं, जो अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो हमारी कोशिकाएं तो इन्हें इस तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसलिए जो आहार नाल होती है, आहार नाल में मैंने आपको बता दिया, मुख जो ग्रसिका होती है, अमाशय होता है, अग्नाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी मुंह से लेकर पूरे गुदा द्वार तक जो होता है, ये पूरा आहार नाल होता है। इसमें इन जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइम की सहायता से सरल घुलनशील इकाइयों में बदला जाता है। जो अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन्हें बदला जाता है, घुलनशील इकाइयों में बदल दिया जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो पाचन क्या होता है? आहार नाल में अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचक एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, यानी जो पाचक एंजाइम होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है? जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन्हें ग्लूकोज में बदला जाता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला जाता है। वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदला जाता है। और कोशिकाएं इनका उपयोग किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए और जैव संश्लेषण में करते हैं। किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन, जो शरीर को एनर्जी मिलती है,
और जैव संश्लेषण यानी जो हमारी कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं उनकी मरम्मत के लिए इनका यूज किया जाता है। बात करते हैं छोटी आंत की, यानी अब किस में बात करेंगे? छोटी आंत। तो छोटी आंत या क्षुद्रांत्र, आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है, यानी पहले हमारा मुख से गया, मुख से ग्रसिका के द्वारा किस में आया? आमाशय में आया, आमाशय से किस में गया? अब ये छोटी आंत में गया। यह किसके द्वारा? अवरोधनी पेशी द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, क्योंकि आहार नाल में मुख हो गया, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, ये सारे होते हैं। तो अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है क्या होता है? तो छोटी आंत होती है, जो कुंडलित होने के कारण कम स्थान में अवस्थित होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी छोटी आंत होती है, ये देखिए, ये होती है हमारी छोटी आंत। ये हमारा आमाशय था, आमाशय से जो हमारा भोजन आया किस में आया? ये यहाँ से, ये छोटी आंत में आ गया। अब ये सब में जो आपको फैली हुई दिख रही होगी, ये छोटी आंत है तो सबसे बड़ा भाग, लेकिन ये इस तरह से कुंडलित होती है। कुंडलित होने की वजह से क्या हो जाती है? ये छोटी हो जाती है। तो हमारा जो डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? मुख से आया, ग्रसिका, ग्रसिका से यहाँ, यहाँ से किस में आ गया? ये छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद यहाँ से जाता है ये बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद ये मल द्वार में जाता है, यानी कि गुदा द्वार में जाता है। तो सबसे लंबा भाग होता है, जो कुंडलित होने के कारण कम स्थान में अवस्थित होता है, यानी कि स्थित होता है। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है ये कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, यानी अभी आमाशय से जो भोजन आया था छोटी आंत में, ये भोजन कैसा होता है? अम्लीय, क्योंकि इसमें HCl मिला होता है, जिसे यकृत से स्त्रावित पित्तरस, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि पित्तरस का स्त्राव कहाँ से होता है? यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, यकृत से होता है पित्तरस का स्त्राव। ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और एक बात और कि पित्तरस इकट्ठा कहाँ पर होता है? तो ये पित्ताशय में होता है, यानी जो पित्तरस होता है इसका स्त्रवण होता है लीवर से, यकृत से, और इकट्ठा ये होता है पित्ताशय में। तो जो भोजन होता है ये अम्लीय होता है, जिसे यकृत से स्त्रावित पित्तरस द्वारा अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारीय बनाया जाता है। यानी पित्तरस के द्वारा क्या होता है? जो भोजन होता है अम्लीय, उसको क्या बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, यानी जो वसा होता है वो जो फैट होता है बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइमों की क्रिया मुश्किल होती है, यानी एंजाइम बड़े गोले पर क्या होता है? आसानी से क्रिया नहीं कर सकते हैं। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, यानी जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं थी ने छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिस कारण से एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यानी एंजाइम की क्या होती है? इससे क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशय अग्नाशिक रस का स्त्राव करता है, जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम तथा वसा पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। तो अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशिक रस का स्त्राव करता है, और इसमें क्या होता है? प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन होता है। तो प्रोटीन का पाचन किससे होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम से। और वसा का पाचन किससे होता है? लाइपेज एंजाइम से होता है। छोटी आंत की भित्ति में क्या होती है? ग्रंथि होती है, जो आंत रस का स्त्रावण करती है। जो आंत रस होता है इसका स्त्रावण, इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को, अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज तथा वसा को, तो क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल, ये गलत लिखा है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। यानी जो हमारी ग्रंथि होती है ये आंत रस का स्त्रावण करती है, यानी आंत से, छोटी आंत से एक रस निकलता है। इसमें क्या होता है? जो एंजाइम होता है अंत में क्या करता है? प्रोटीन को बदल देता है अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट्स को बदल देता है ग्लूकोज में, वसा को बदल देता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। पचे हुए भोजन को आंत भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी जो भोजन पच जाता है, जो डाइजेस्ट हो जाता है, इसको आंत भित्ति अवशोषित कर लेती है। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर, यानी जो अंदर की सतह होती है, जैसे छोटी आंत है हमारी, है ना, इसका
ये है जो छोटी आंत है, जैसे ये हमारी छोटी आंत है, तो ये अगर इस तरह से छोटी आंत है, ये इस तरह से बन रही है, तो जो अंदर वाला स्तर होता है इसका, जो आंत का अंदर वाला स्तर होता है, तो आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, यानी इस तरह से, जैसे छोटी आंत की एक अंदर वाली लेयर है, तो इस पे इस तरह से बने होते हैं ये, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। तो छोटी आंत पर क्या बना होता है, दीर्घ रोम बने होते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी जो ये डाइजेस्ट भोजन को अवशोषित करते हैं, इसका एरिया बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की संख्या बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो पचे भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं। यानी भोजन को एज इट इज तो हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था शरीर, उसको पचा देते हैं, और पचे हुए भोजन को ये जो दीर्घ रोम होते हैं सभी अंगों तक पहुंचा देते हैं, जहां इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने तथा नए उत्तकों के निर्माण और पुराने उत्तकों की मरम्मत में होता है। यानी पुराने उत्तकों क्या होते हैं, इससे मरम्मत होती है। बिना पचा भोजन बड़ी आंत, जो हमारी बड़ी आंत होती है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो ये ग्रेसिका होती है अमाशय में आती है, अमाशय से छोटी आत्मा आता है, और ये जो आप जॉइंट देख रहे होंगे ये हमारा अपेंडिक्स होता है, जिसे परिशेषिका कहते हैं। जैसे किसी के आंत बस्ट होना वगैरह आपने सुना होगा, या आंत में सूजन आगा, आंत बढ़ जाना, तो वो यही होता है अपेंडिक्स। किसी के राइट साइड में अगर पेन होता है तो वो अपेंडिक्स का पेन मैक्सिमम चांस होते हैं। तो छोटी आंत से यहाँ से कहाँ जाता है, बड़ी आंत में खाना जाता है ये, और बड़ी आंत से कहाँ जाता है, ये गुदा द्वार में आ जाता है। तो दीर्घ रोम ये हमने कर लिया ना, बहुत होती है, जो पचे भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं, जहां इसका उपयोग किसके लिए होता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा नए उत्तकों के निर्माण और पुराने उत्तकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घ रोम इससे जल का अवशोषण कर लेते हैं। यानी जब बड़ी आंत में जो भोजन आ जाता है बिना पचा, तो इसमें जो भी जल होता है उसको दीर्घ रोम अवशोषित कर लेते हैं, और शेष पदार्थ गुदा द्वार शरीर के बाहर, यानी गुदा द्वार से शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, गुदा अवरोधनी द्वारा। यानी बड़ी आंत में भी जो इसमें कुछ लिक्विड पानी रह जाता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है जल को, और जो शेष पदार्थ बचता है इसको गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये था मनुष्य में पोषण। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को अगर आपको एक बार कुछ रह गया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई आपका डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। देखिए आपको पूरा बिल्कुल अच्छे से करना है, यहाँ से आपके लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।